बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर जो है वो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर प्रीवियस लेक्चर का कोई क्वेश्चन है, कोई चीज़ पूछना चाहते हैं तो रेज़ हैंड करके पूछ लें, अदरवाइज़ फिर हम नेक्स्ट टॉपिक जो है वो शुरू करते हैं। जी, एनी क्वेश्चन फ्रॉम प्रीवियस लेक्चर? जी उसामा, क्या क्वेश्चन है भैया आपका? सर मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या हम आई कैप ने जो बुक हमें प्रेफर की है उससे प्रेपरेशन कर सकते हैं? देखिए, मैं कई दफ़ा हाईलाइट लें, और दूसरा जो चीजें मौजूद हैं उसमें आप कह लें मिस्टेक्स बहुत ज्यादा हैं। चैप्टर नंबर 4 में मैंने आपको हाईलाइट किया, चैप्टर नंबर 3 में मैंने आपको हाईलाइट किया, और ये जो अभी आप कर रहे हैं इन चैप्टर्स में भी कई जगह पे कहीं पे ग्राफ मिसिंग है। तो वो अब इतनी ज्यादा करेक्शन हर टॉपिक में करवाना कि यहाँ पे ये चेंज कर लें, यहाँ पे ग्राफ बना लें, यहाँ पे ये 4 लाइनें काट के ये लिख लें, तो वो तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप प्रेफर करें कि उस बुक को यूज ना करें। उसमें गलतियां इतनी है। हमने जब वो स्टडी टेक्स्ट आया था तो पहले 1 साल 2 सेमेस्टर उसी से किया था, लेकिन उसमें गलती इतनी है कि आप तैयारी कर लेते हैं, स्टूडेंट बेचारा एग्जाम में जाता है, वहां पे एक आध क्वेश्चन भी आ जाता है ऐसा जो ग्राफ ही नहीं था, तो वो कहता है सर जी ये तो बुक में ही नहीं था, आपने हमें एक्सप्लेन ही नहीं किया, ना आपने हमें बताया, तो वो फिर प्रॉब्लम आती है। इसलिए आप उसको प्रेफर ना करें बिल्कुल भी। थैंक यू। ओके जी, देन नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है कॉजेज ऑफ कॉन्टिन्यूस इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। 5 नंबर का ये मैक्सिमम क्वेश्चन है, आप कह लें 5 से 6 नंबर का, 6 नंबर तक जा सकता है कि खास तौर पे पिछले 50 60 या 70 साल में जो कंट्रीज हैं उनकी गवर्नमेंट्स का जो एक्सपेंडिचर लेवल है गवर्नमेंट्स का, वो बहुत तेजी से इंक्रीज हुआ है। हिस्टोरिकली भी गवर्नमेंट्स पैसा खर्च करती ही रही हैं, डिफेंस पे खास तौर पे पैसा खर्च होता रहा है बहुत ज्यादा, लेकिन पिछले 50-60 सालों में जो है वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स में बेतहाशा इजाफा होना शुरू हो गया है। तो पिछले 50-60 साल में ये जो इंक्रीज आ रहा है, इसकी क्या वजह है, ये भी आप क्वेश्चन का फॉर्मेट हो सकता है, या वो जनरली पूछ लेता है व्हाट आर द मेन या मेजर एक्सपेंडिचर्स ऑफ द गवर्नमेंट। आमतौर पे किसी भी इकोनॉमी में मेजर एक्सपेंडिचर्स गवर्नमेंट के कौन कौन से होते हैं उसको हाईलाइट कर दे, तो इस तरह से भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देन नंबर 1 हमारे पास है वेलफेयर स्टेट आइडियोलॉजी। वेलफेयर स्टेट आइडियोलॉजी बेसिकली आप कह लें पिछले 30-40 साल का कॉन्सेप्ट है, या आप कह लें मैक्सिमम 50 साल का। इससे पहले तक पूरी दुनिया में स्टेट या हुकूमत का काम समझा जाता था कि लोगों को बस प्रोटेक्ट करना है, कि बाहर से कोई अटैक कर देगा, कोई दूसरा कंट्री हमला कर देगा, कोई किंगडम अटैक कर देगी तो उसको प्रोटेक्शन करनी है। तो पैसा जो टैक्सेशन से इकट्ठा होता था वो ज्यादातर जो है वो डिफेंस पे ही खर्च हो जाता था, या डिफेंस पर ही खर्च किया जाता था। लेकिन पिछले 40-50 सालों में एक कॉन्सेप्ट ये डेवलप हुआ है कि हुकूमतों का असल काम जो है वो कंट्री को डेवलप करना है, वेलफेयर, लोगों की खुशहाली पे पैसा खर्च करना है, कि लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड्स बेहतर हो जाएं, तालीम की सहूलतें, एजुकेशन की फलां फलां चीजें। तो जो आप कह लें पिछले 30-40 साल में ये थॉट ऑफ गवर्नमेंट्स चेंज हुई है, और कुछ कंट्रीज में जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनमें अभी चेंज आ रहा है। तो इस वजह से गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स बढ़ते जा रहे हैं। फिर इसके बाद है साइज ऑफ पॉपुलेशन। साफ जाहिर है पॉपुलेशन साइज भी इंक्रीज होता चला जा रहा है। हिस्टोरिकली अगर आप देखें तो हिस्ट्री में आप कह लें आज से 200-300 साल पहले दुनिया की टोटल पॉपुलेशन और आज जो है कंपैरिजन बहुत ज्यादा डिफरेंस आ चुका है। तो गवर्नमेंटल लेवल पे पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से जो है वो एक्सपेंडिचर्स बेतहाशा बढ़ते जा रहे हैं। साफ जाहिर है मोर पॉपुलेशन के लिए आपको सिटी डेवलपमेंट, सीवरेज, गैसिफिकेशन, फिर इलेक्ट्रिसिटी, पता नहीं आप कह लें डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर का आप कह लें सैकड़ों किस्म की रिक्वायरमेंट्स हैं, वो पूरी करनी पड़ती हैं आपको पॉपुलेशन के साथ। देन टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हैं,
फिर इसी तरह से पिछले 20-25 साल में या आप कह लें 30 साल में टेक्नोलॉजिकली भी डेवलपमेंट इतनी तेज हो गई है कि आज से शायद 50 साल पहले गवर्नमेंट इतना पैसा टेक्नोलॉजी पे स्पेंड ही नहीं करती थी। अब आप देखें ऑफिस में कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स और इस तरह के गैजेट्स का यूज इतना ज्यादा हो गया है कि आज से 25 साल या 30 साल पहले तो गवर्नमेंट कंप्यूटर्स पे और इन चीजों पे इतना स्पेंड ही नहीं करती थी। अब तो गवर्नमेंट का आईटी का एक्सपेंडिचर ही बेतहाशा हो गया है, अरबों रुपए में आईटी पे स्पेंड करती है गवर्नमेंट। फिर इसके बाद एबिलिटी टू टैक्स है, एक और प्रॉब्लम जो बढ़ता जा रहा है, गवर्नमेंट की एबिलिटी टू टैक्स जो है वो कम होती जा रही है। इसको आप दो सेंस में डिस्कस कर सकते हैं। नंबर वन, पहली सिचुएशन हमारे पास है एबिलिटी टू टैक्स में कि पब्लिक का इनकम लेवल उतनी तेजी से बेहतर नहीं हो रहा जितनी तेजी से गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर बढ़ रहे हैं। अब लोगों का इनकम लेवल तेजी से बढ़ेगा तो ही गवर्नमेंट उनसे ज्यादा टैक्स कलेक्ट कर सकती है ना। इनकम लेवल में इजाफा बहुत स्लो है तो गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट उतना कर ही नहीं पाती जितना गवर्नमेंट जो है एक्सपेंडिचर्स उसकी नीड्स बढ़ती जा रही हैं। देन एक्सपेंशन इन सोशल सर्विसेज, फिर इसी तरह से पिछले 40-50 साल में बहुत सी ऐसी सोशल सर्विसेज जो पहले गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी सब नहीं समझी जाती थी, अब वो भी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। फॉर एग्जाम्पल हेल्थ एजुकेशन तो है ही है, उसके अलावा जो रिलेटेड है मतलब ऑनलाइन फैसिलिटीज हैं, फिर उसके अलावा ये पेमेंट्स और अदर मैकेनिज्म हैं, ये ऑनलाइन ऑफिसेज हैं, लाइसेंस इश्यूज हैं, ये आईडी कार्ड की फैसिलिटीज हैं, और इस तरह के जो आप कह लें न्यू मैकेनिज्म में सोशल सर्विसेज प्रोवाइड करनी पड़ रही हैं, ये पहले गवर्नमेंट्स को नहीं करनी पड़ती थी। फिर प्रोविजन ऑफ पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज, यूटिलिटी सर्विसेज में दो तीन तो मेजर है, इलेक्ट्रिसिटी है, गैस की फैसिलिटी है, फिर सीवरेज का और क्लीन वाटर सप्लाई का निजाम है, टेलीफोनिक सर्विसेज हैं। तो ये जो यूटिलिटी सर्विसेज गवर्नमेंट पब्लिक को प्रोवाइड कर रही है, साफ ज़ाहिर है इनके इंफ्रास्ट्रक्चर पे बेतहाशा पैसा खर्च होता है। आपने एक इलाके या एक कॉलोनी या आप कह लें दो चार कॉलोनीज का सीवरेज का निजाम या सड़कों का निजाम बनाना हो तो अरबों रुपया तो गवर्नमेंट को उस पर स्पेंड करना पड़ता है। तो पूरे कंट्री में सैकड़ों सिटीज हैं और उनमें डेवलपमेंट कंटिन्यूअसली चल रही है, तो इस वजह से पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज पे पैसा बहुत ज्यादा खर्च होता है। फिर पॉलिटिकल एंड सोशल फैक्टर्स भी हैं बाज़ औक़ात, ये हम कई दफा पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स जो हैं आप कह लें इलेक्शन ईयर में या ये शो करने के लिए पब्लिक को कि हम डेवलपमेंट पे पैसा खर्च कर रहे हैं, इंप्रूवमेंट ला रहे हैं, तो बाज़ औक़ात गवर्नमेंट जो है वो आप कह लें कुछ तो रिक्वायर्ड पब्लिक प्रोजेक्ट्स है ना कि इन पे पैसा खर्च होना चाहिए, डैम्स बनने चाहिए, मोटरवेज रिक्वायर्ड है, लेकिन बाद औक़ात अननेसेसरी एक्सपेंडिचर्स भी कर दिए जाते हैं जस्ट पब्लिक को दिखाने के लिए कि हम डेवलपमेंट पे पैसा स्पेंड कर रहे हैं। मसलन हो सकता है प्रायोरिटी के लिहाज से, जैसे आपने अक्सर डिबेट सुनी होगी कि जी मेट्रो ट्रेन जरूरी नहीं थी जी, फलां चीज ज्यादा जरूरी थी, ये नहीं है जी, ये पहले कर लिया जाए, डैम बेसिक नेसेसिटी बन रहा है जी, इलेक्ट्रिसिटी नीड पूरी नहीं हो रही। तो इस तरह के इश्यूज हैं कि इलेक्शन प्रोसेस की वजह से या आप कह लें पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की वजह से किसी ऐसे प्रोजेक्ट पे 100-200 अरब रुपया स्पेंड कर दिया जाता है जिसकी इतनी जो है वो इंपॉर्टेंस या अहमियत नहीं है फिलहाल, वो 2-4 साल डिले भी हो सकता था लेकिन दूसरे की अहमियत ज्यादा थी, वहां पे आप अमाउंट स्पेंड नहीं कर रहे। तो इस तरह के पॉलिटिकल और सोशल फैक्टर भी गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स में इजाफा करते जा रहे हैं। देन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये तो ओवरऑल एक कॉमन पॉइंट है कि क्योंकि दुनिया की हर गवर्नमेंट का मेन इकोनॉमिक टारगेट तो यही होता है कि कंट्री का जीडीपी लेवल इंक्रीज हो, और उसके लिए फिर हमने देखा ये जिस तरह केन्स हाईलाइट करता है कि जब भी इकोनॉमी रिसेशन में जाएगी या रिसेशन की तरफ मूव करेगी तो रिसेशन से निकलने का एक ही तरीका है, गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर दे, लोगों को इनकम सपोर्ट प्रोग्राम्स दे, पैसा खर्च करे। तो उसका नतीजा फिर साफ जाहिर है, ये जैसे अभी हमने कोरोना की एग्जांपल की कि गवर्नमेंट को इमरजेंसी में आप कह लें 1200 अरब रुपया डिफरेंट कैटेगरीज में स्पेंड करना पड़ा, और फौरी तौर पे फंड्स अवेलेबल नहीं है, बोरो भी आप करते हैं, बाकी आप अवेलेबल फंड से भी मैनेज करते हैं। तो इस तरह के एक्सपेंडिचर्स की वजह से भी यानी डेवलपमेंटल टारगेट्स को अचीव करने के लिए, कंट्री के जीडीपी लेवल या इनकम लेवल को इंक्रीज करने के लिए जो है वो गवर्नमेंट को पैसा खर्च करना पड़ता है। और लास्ट पॉइंट है फिर वॉर एंड द नेशनल डिफेंस। ये आप कह लें बाय चांस हमने एट द एंड इसको रखा है, अदरवाइज वॉर एंड द नेशनल डिफेंस जो है वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेंडिचर। यानी अगर आप पाकिस्तान के बजट में देखें तो 3 इखराजात सबसे बड़े हैं। सबसे बड़ा पाकिस्तान के बजट में जो आप कह लें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हर साल एक्सपेंडिचर करती है वो है डेट पे रीपेमेंट।
जिसको हम डेट सर्विसिंग कहते हैं, यानी आपने पिछले लिए हुए कर्जों की किस्तें भी वापस करनी है और जिनका फिलहाल रीपेमेंट का टाइम नहीं आया उन पे इंटरेस्ट पेमेंट भी आपने करनी है। तो इस साल हमारी टोटल इंटरेस्ट पेमेंट जो है वो रफली आप कह लेंगे 2900 अरब रुपए के करीब जो है वो टोटल जो है हमारी पेमेंट, नहीं आई थिंक 1900 अरब। और ये जो अभी नेक्स्ट प्लान दिया गया है इसमें शायद 2100 अरब है। तो ये सबसे बड़ा एक्सपेंडिचर है। 2000 से 2200 आप कह लें 2200 बिलियन हमारा डेट सर्विसिंग में चला जाएगा, 1100-1200 अरब रुपए हमारा डिफेंस पे चला जाएगा, 3300 बिलियन तो हमने इस पे खर्च कर दिया है। हमारी टोटल टैक्स कलेक्शन कितनी है जी? 4000 4500 बिलियन। मैक्सिमम इस साल टारगेट अचीव कर लेंगे, 5000 बिलियन पे आप चले जाएंगे। तो 5000 बिलियन हम टैक्स इकट्ठा करते हैं और उसमें से 3500 अरब रुपया हमने किस पे लगा दिया? लिए हुए कर्जे वापस करने पे और डिफेंस पे। तो बाकी डेवलपमेंट के लिए और रूटीन एक्सपेंडिचर के लिए तो बचता ही कुछ नहीं है, आप समझ लें। तो ये एक बहुत बड़ा आप कह लें एक्सपेंडिचर है। और खास तौर पे वो कंट्रीज जहां पर ये प्रॉब्लम, मसलन पाकिस्तान इंडिया की टेंशन चलती ही रहती है, हर 2 4 5 साल के बाद कोई ना कोई प्रॉब्लम, और 3 4 बड़ी जंगें भी दोनों कंट्रीज फेस कर चुके हैं। तो ऐसे कंट्रीज में वॉर एंड डिफेंस पे भी बेतहाशा पैसा खर्च होता है। तो आप ये कह सकते हैं कि ये 5-6 नंबर का क्वेश्चन दोनों सेंस में पूछा जा सकता है कि रिसेंटली गवर्नमेंट्स ऑफ द कंट्रीज जो हैं उनके एक्सपेंडिचर्स में इजाफा क्यों हुआ है, व्हाई द एक्सपेंडिचर्स ऑफ गवर्नमेंट हैव इंक्रीज्ड इन रिसेंट ईयर्स, या फिर व्हाट आर द मेजर एक्सपेंडिचर हेड्स, गवर्नमेंट किन कैटेगरीज में आमतौर पे ज्यादा पैसा खर्च करती है। तो ये मेजर हेड्स हैं जिस पे गवर्नमेंट जो है वो अपना अमाउंट जो है वो स्पेंड करती है। इसमें डेट सर्विसिंग जो है वो लाजमी ऐड कर ले, वो होना चाहिए। पाकिस्तान का तो सबसे बड़ा मसला ये है। तो आप डेट सर्विसिंग या रीपेमेंट्स ऑफ डेट की हेडिंग भी जो है वो भी आप 2-3 लाइनों में एक्सप्लेन करके लिख लें। ओके जी। देन नेक्स्ट हमारे पास है रोल ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर इन अ डेवलपिंग कंट्री। बेसिकली तो ये हम जो एक्सपेंडिचर के मेजर हेड्स या पॉइंट्स डिस्कस कर चुके हैं, मेनली तो यही टारगेट्स हैं, यही रोल है। लेकिन स्पेसिफिकली डेवलपिंग कंट्री के लिहाज से, यानी अ कंट्री लाइक पाकिस्तान जो अभी फुली डेवलप नहीं है, तरक्की कर रहा है, तरक्की पजीर मुल्क, या हम फिर इंग्लिश में कहते हैं डेवलपिंग कंट्री है फिलहाल। तो डेवलपिंग कंट्री जो है आमतौर पर डेवलपिंग कंट्री में जो गवर्नमेंट पैसा खर्च करती है वो किन मकासद पे खर्च किया जाता है। यानी हो सकता है डेवलप्ड इकोनॉमी में थोड़ा सा प्रायोरिटीज डिफरेंट हो, लेकिन डेवलपिंग कंट्री में जो पैसा है वो सोशल एंड इकोनॉमिक एक्सपेंडिचर मेनली, जैसे अभी हमने हाईलाइट किया कि सोसाइटी की लिविंग स्टैंडर्ड्स पे, एजुकेशन पे, हेल्थ पे, अदर सोशल सर्विसेज पे आपको बेतहाशा पैसा खर्च करना पड़ेगा। फिर इसके अलावा इकोनॉमिक एक्सपेंडिचर है, क्योंकि अभी कंट्री डेवलप नहीं है, लोगों का इनकम लेवल इतना ज्यादा नहीं है, तो आपको नेशनल इनकम को सपोर्ट करने के लिए भी पैसा खर्च करना पड़ता है, एग्रीगेट डिमांड। देन ग्रोथ ऑफ रूरल एंड अर्बन एरियाज। फिर हमारे अगर आप देखें मेनली आप 4-5 या मैक्सिमम 7-8 सिटीज काउंट कर सकते हैं, रावलपिंडी, फैसलाबाद, 2-4 आप और काउंट कर लेंगे। ये 7-8 सिटीज हैं जो आप गिन सकते हैं कि कुछ काफी हद तक डेवलप्ड है। इसके अलावा पाकिस्तान में 70-80 जितने भी सिटीज हैं वो तो अभी फुली डेवलप्ड ही नहीं है, यानी गवर्नमेंट को वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा करने पे ही बहुत सा पैसा खर्च करना पड़ेगा। और फिर देहाती एरियाज तो इसके बाद और ज्यादा आप कह लें इससे भी वर्स सिचुएशन में है फिलहाल। तो डेवलपिंग कंट्रीज का एक बहुत बड़ा एक्सपेंडिचर अर्बन एरियाज को, यानी शहरी इलाकों को, और रूरल एरियाज को, देहाती इलाकों को डेवलप करना, इंफ्रास्ट्रक्चर की सर्विसेज प्रोवाइड करना, स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, रोड का स्ट्रक्चर बहुत से देहाती इलाकों में जो है वो इतना अच्छा नहीं है, तो उसको इंप्रूव करना, इस पे पैसा बहुत ज्यादा खर्च होता है। देन डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर। देखिए डेवलपिंग कंट्री का एक ये भी इशू होता है कि वहां का फार्मर या एग्रीकल्चर सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो इतना आप कह लें स्ट्रॉन्ग नहीं होता कि वो खुद अपने आप को सपोर्ट कर सके या ग्रो कर सके। तो गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम उनको फैसिलिटीज, सब्सिडीज, पेमेंट्स, बहुत से सपोर्टिव मैकेनिज्म देने पड़ते हैं। जैसे हमने डिस्कस किया एग्रीकल्चर में, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान प्राइस सपोर्ट मैकेनिज्म यूज करती है। अब गवर्नमेंट ने फर्ज करें 200 या 300 अरब रुपया तो हर साल सिर्फ इसलिए रखा हुआ है कि हमने गंदम परचेज करनी है,
वो 300 अरब कई किस्म के प्रोजेक्ट्स में यूज हो सकता था, लेकिन नहीं हो पा रहा। फिर इसी तरह से इंडस्ट्रियल सेक्टर को आप सपोर्ट दे रहे हैं, ये आप कंस्ट्रक्शन के लिए पैकेज गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है, तो उसमें भी इंटरेस्ट पेमेंट 3-4% गवर्नमेंट अपनी पॉकेट से पे करेगी, बाकी जो है वो कंज्यूमर पे करेगा। तो इस तरह के बहुत से इश्यूज हैं, यानी गवर्नमेंट को एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री को सपोर्ट करने पे, उसको इंप्रूव करने पे भी पैसा खर्च करना पड़ता है। देन एक्सप्लोरेशन एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज। फिर डेवलपिंग कंट्रीज में जैसे अभी हमने हाईलाइट किया कि प्राइवेट सेक्टर इतना स्ट्रांग नहीं होता कि वो बड़े बड़े बिजनेसेस में जो है वो आप कह लें इन्वेस्टमेंट कर सके। मतलब पाकिस्तान में ऑयल एंड गैस के रिसोर्सेज एक्सप्लोर करना या रेलवे ट्रेन ट्रैक्स चलाना या इस तरह का मैकेनिज्म जो है, प्राइवेट सेक्टर अभी इतना बड़ी इन्वेस्टमेंट के काबिल नहीं है, जो शायद 500 बिलियन, 1000 बिलियन, 2000 बिलियन की इन्वेस्टमेंट हो। तो फिर मजबूरन गवर्नमेंट्स को ये अमाउंट्स बोरो करनी पड़ती हैं और ये फिर गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेने पड़ते हैं। यानी गवर्नमेंट इस कैटेगरी में बेतहाशा पैसा खर्च कर रही है कि हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वरना तो वो पड़े रहेंगे, 100 साल और पड़े रहेंगे, आप इस्तेमाल ना करें। लेकिन अगर आप उससे फायदा लेना चाहते हैं, बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो उनकी एक्सट्रैक्शन पे, रिफाइनरीज लगाने पे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने पे, तो नेचुरल रिसोर्सेज से फायदा उठाने के लिए डेवलपिंग कंट्रीज की गवर्नमेंट्स पैसा खर्च करती हैं। देखिए ना, पाकिस्तान में गैसिफिकेशन के जितने हैं, ये SNGP सुई नॉर्दर्न गैस है, सुई सॉदर्न है, SSGP है, फिर PSO पाकिस्तान स्टेट ऑयल है, पाक अरब रिफाइनरी है। आप नेचुरल रिसोर्सेज से मुतल्लिका जितनी माइनिंग की फैसिलिटीज देखेंगे, उनमें से 50-60% तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या तो ओन करती है या उस पर अरबों रुपया खर्च कर चुकी है और उसको चला रही है। पाकिस्तान रेलवे वैसे ही मोनोपोली है। तो इसी तरह PIA भी उसमें चले, थोड़ा बहुत प्राइवेट सेक्टर को भी अलाउ है, उनकी भी एयरलाइंस चल रही हैं, लेकिन मोस्टली तो स्टेट ओन्ड है। तो गवर्नमेंट तो अरबों खरबों रुपया इन पे भी हर साल जो है वो स्पेंड करती है। देन नेक्स्ट है सब्सिडीज एंड ग्रांट्स। और फिर गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम, क्योंकि लोगों का इनकम लेवल जो है वो वीक होता है, तो आपको इनकम सपोर्ट प्रोग्राम्स देने पड़ते हैं। कभी इलेक्ट्रिसिटी सस्ती करके बेचनी पड़ती है, कभी फ्यूल पे, पेट्रोल पे सब्सिडी देनी पड़ती है, कभी और कई तरह के मैकेनिज्म जो है वो आपको, एहसास प्रोग्राम, BISP, बेनजीर, इनको नाम उसका कोई भी रख लें, लेकिन गवर्नमेंट को जो है वो पैसा इन चीजों पे स्पेंड करना पड़ेगा, लोगों की इनकम सपोर्ट पे जो है वो अमाउंट स्पेंड करनी पड़ेगी। अदरवाइज जो है वो इकोनॉमी जो है वो इंप्रूव होना उसका मुश्किल है। जी शाहिद, क्या क्वेश्चन है भाई? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर ये टॉपिक ना बुक्स पर नहीं है, तो काइंडली ये बता दें कहाँ पर मिलेगा। ये बिल्कुल सही है, आपने लास्ट वर्जन में ये अपडेट नहीं हो सका था, ये बिल्कुल सही है। आप इसका ऐसे करें कि स्क्रीनशॉट ले लें हेडिंग्स का, और इसको फिर तो चैप्टर का लास्ट पेज है ना, उस पे ऐड करके, तो एक्सप्लेनेशन हमने कर ली है, सिंपल सा टॉपिक है, ज्यादातर चीजें तो रिपीट हो रही है ना, पिछले टॉपिक से मिलती जुलती हैं, तो उसमें आप 3-3 लाइनों का पैराग्राफ बना लीजिएगा, स्क्रीनशॉट आप सेव कर लें इसका, ताकि आपको मेनली पता हो कि कौन से 5 पॉइंट आपने डेवलपिंग कंट्री के लिहाज से खास तौर पे हाईलाइट करने। ओके जी, देन यहाँ पे हमारा जो, जी अब्दुल्ला, आपका क्या क्वेश्चन है भाई? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आपने कल एक क्वेश्चन करवाया था, फंक्शन ऑफ पब्लिक फाइनेंस। जी सर उसकी इम्पोर्टेंस भी वही है, इम्पोर्टेंस के पॉइंट भी वही है और फंक्शन के भी ऐसे ही असल में देखिए, मैंने आपको वो सिर्फ ये दो नहीं, मैंने इसके साथ लिंक किया था फंक्शंस ऑफ टैक्सेशन। देखिए ना, पब्लिक फाइनेंस हम कहते हैं गवर्नमेंट के रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर के मामलात को, कि गवर्नमेंट पैसा कहां से इकट्ठा करती है, कहां खर्च करती है। अब मैं आपसे कहूं पब्लिक फाइनेंस का काम क्या है, उसके फंक्शंस, वो क्या एक्टिविटी परफॉर्म करता है, ये एक्सप्लेन कर दें। ये पब्लिक फाइनेंस में सब कैटेगरी आएगी रेवेन्यू के साइड पे टैक्सेशन, के गवर्नमेंट टैक्सेशन से रेवेन्यू इकट्ठा करती है, और टैक्सेशन के फंक्शंस भी आ जाएंगे। तो वो मैंने आपको बताया था कि टैक्सेशन के फंक्शंस, पब्लिक फाइनेंस के फंक्शंस और ऑब्जेक्टिव या इंपॉर्टेंस जो है ये ओवरलैप करती हैं। तो वो आप उसको अगर वो टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ ले तो एक्सप्लेनेशन की सेंस तो वही रहेगी, लेकिन फिर आप वर्ड टैक्स यूज करेंगे कि डायरेक्ट टैक्स क्या काम करता है, इनडायरेक्ट क्या करता है, एलोकेटिव जो है वो डायरेक्शन कैसे सेट होती है, या टैक्स के निजाम से गवर्नमेंट रीडिस्ट्रीब्यूशन कैसे करती है। और जब वो पब्लिक फाइनेंस का वर्ड यूज कर ले तो आप इसे सिर्फ गवर्नमेंट
फाइनेंशियल मैटर के तौर पे लेकर, यानी आप रेवेन्यू या टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ना भी एक्सप्लेन करें तो सिंपली कि गवर्नमेंट जो रेवेन्यू कलेक्शन करती है उसमें गवर्नमेंट इस चीज का ख्याल करती है कि अगर रीडिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन उसने यूज करना है तो वो रिच से पैसा लेती है, पूरे पे स्पेंड करती है। तो ये वाकई ओवरलैपिंग है, इसीलिए मैंने कल कहा था कि एक्चुअली ये सिलेबस में होना चाहिए था दोबारा, लेकिन अब है तो कम से कम हम डिस्कस तो कर लेना ताकि वो आपसे क्वेश्चन पूछ ले तो आपको पता हो। जी सर, थैंक यू। ओके जी, शाहिद आपका भाई और भी कोई क्वेश्चन है? आपका बच्चे शायद माइक नहीं अनम्यूट हो रहा, आपकी तरफ से तो कोई इशू नहीं है। और सर पहले से ये हैंड रेस ठीक है, था। ठीक है, ओके ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके जी, देन नेक्स्ट हमारे पास जो है 10th चैप्टर जो है उसको हम शुरू करने जा रहे हैं। 10th चैप्टर को कंसेप्चुअली जो है मैं खास तौर पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर समझता हूं। उसकी वैसे तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है कि हर साल इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है, 8-10 नंबर का ही आ जाता है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हट के जिस तरह मैंने आपको मैक्रो में कॉन्सेप्ट के लिहाज से बताया था कि चैप्टर नंबर 1 मैक्रो का जो है यानी छठा चैप्टर, उसमें नेशनल इनकम, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, आउटपुट लेवल, तो अगर हमें वो समझ नहीं आता तो देखें अब तक हम हर चीज जो भी डिस्कस करते आ रहे हैं उसको हम लिंक तो करते हैं जीडीपी से कि ये नेशनल इनकम को इंक्रीज करेगा, कंजम्पशन डिक्रीज करेगी या वट एवर गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर। तो अगर किसी का जीडीपी, एग्रीगेट डिमांड या एग्रीगेट सप्लाई का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो उसको फिर प्रॉब्लम्स आते रहते हैं। बिल्कुल इसी तरह से ये जो 10th चैप्टर अब हम करने जा रहे हैं, मनी एंड इन्फ्लेशन का चैप्टर, ये भी आप समझ लें कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो रिमेनिंग कॉन्सेप्ट है उसको समझने के लिए ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर ये चैप्टर आपको क्लियर हो जाता है, छठा चैप्टर आपका क्लियर है कॉन्सेप्चुअली और ये 10वां चैप्टर क्लियर है, तो देन मैक्रो इकोनॉमिक्स के A to Z किसी टॉपिक में आपका प्रॉब्लम नहीं आ सकता। यानी आधी या आधी से ज्यादा 60% मैक्रो इकोनॉमिक्स छठे चैप्टर पर डिपेंड कर रही थी, रिमेनिंग 40% का लिंक जो है वो इस 10वें चैप्टर से बनेगा। तो इससे आगे जो बाकी चैप्टर्स आएंगे या आप इस सब्जेक्ट से हटके आगे चल के प्रैक्टिकल लाइफ में कोई भी टॉपिक इकोनॉमिक्स का कहीं भी पढ़ेंगे, कोई पॉलिसी स्टडी करेंगे, कोई भी चीज आपकी नजरों से गुजरेगी, कोई न्यूज गुजरेगी, तो अगर आपके ये 2 चैप्टर, छठा चैप्टर और ये 10th चैप्टर कंसेप्चुअली क्लियर हैं तो यू कैन अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट। फिर आपके लिए इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग, मुआशी हालात को समझना, गवर्नमेंट के फैसलों को और उनके असरात को समझना कोई किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये आप एक तरह से समझ लें कि दूसरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है जिसपे बेस बनती है, और फिर इसके कॉम्बिनेशन से आगे हम 11वां 12वां चैप्टर और टिल द लास्ट चैप्टर इंटरनेशनल ट्रेड भी, वो भी लिंक होगा इसके साथ भी। ओके जी, देन इस चैप्टर में मेनली हमारे पास 2 टॉपिक्स होंगे। मनी, हाफ ऑफ द चैप्टर जो है इस पे है, बाकी रिमेनिंग हाफ जो है वो इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट आमतौर पे कंबाइनली ही डिस्कस किए जाते हैं, तो इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट का टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। ओके जी, देन नंबर 1 हमारे पास सबसे पहले बेसिक सा आइडिया है, 1-2 नंबर का ब्रीफ क्वेश्चन हम चैप्टर करने से पहले जा रहे हैं, उसके बाद फिर हम प्रॉपर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। Okay, centuries ago, there was no concept of money and people were used to exchange their goods or goods with services. आज से रफली अगर आप एक्यूरेटली मेजर करना चाहें तो रफली 2000 या 2500 साल, 2000 या 2500 ईयर्स अगो की जो दुनिया थी, उस टाइम पर दुनिया में किसी किस्म की ट्रांजैक्शन का कॉन्सेप्ट विद मनी एग्जिस्ट नहीं करता था। यानी लोगों के पास गुड्स होते थे, एग्रीकल्चर गुड्स भी हो सकते हैं, मैन्युफैक्चर गुड भी, मसलन फार्मर्स हैं वो गंदम, चावल, कपास उगा रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग करने वाले सुनार हैं, गोल्ड का बिजनेस है, उसके अलावा गोल्ड स्मिथ है, आयरन स्मिथ है जिसको हम ब्लैक स्मिथ कह देते हैं, फिर उसके अलावा फॉर एग्जांपल लकड़ी का काम करने वाले लोग हैं, फर्नीचर है, घर बनाने वाले लोग हैं, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स भी हैं,
दूसरी तरफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स भी हैं। लेकिन सिचुएशन ये है कि ये तमाम ट्रांजैक्शंस, मैंने कुछ खाने के लिए खरीदना है, मैं लकड़ी का काम जानता हूं, तो मैं चेयर बनाऊंगा, उस चेयर को लेके मार्केट चला जाऊंगा, जहां से मुझे खाने पीने की प्रोडक्ट मिल जाएगी, मैं उसके बदले में एक्सचेंज कर लूंगा कि फलां चीज मुझे 5 किलो 6 किलो 8 किलो दे दें, उसके बदले में ये चेयर मुझसे ले लें। क्योंकि कोई और मैकेनिज्म एग्जिस्ट नहीं करता था, करेंसी नोट्स सिक्के ये चीज एग्जिस्ट नहीं करती थी। तो आज से 2000 ईयर अगो की जो हजारों साल की दुनिया है, उस ईरा में, उस टाइम पीरियड पे दुनिया में करेंसी नोट्स या कॉइन्स, जिसको हम कंबाइनली मनी कहते हैं, उसका कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता। तो उस वक्त जो ट्रांजैक्शंस होती थी वो डायरेक्ट को गुड्स ही चार्ज करते थे कि आप इतने किलो मुझे ये चीज प्रोवाइड कर दें, या फॉर एग्जांपल मुझे आप एनिमल दे दें, फला एनिमल, आप कह लें कोई भी एनिमल है, बकरी है, गाय है, भैंस है, जो भी जिस लोकेलिटी के एनिमल्स हैं उनके अगेंस्ट ट्रांजैक्शंस होती थी। गुड्स के अगेंस्ट, कपड़े के अगेंस्ट ट्रांजैक्शन हो रही है, तो गुड्स को गुड्स के साथ ट्रांजैक्ट या गुड्स को सर्विसेज के साथ किया जाता था। दिस टाइप ऑफ एक्सचेंज सिस्टम या ट्रांजैक्शन सिस्टम इज कॉल्ड बार्टर सिस्टम। इसको हम इकोनॉमिक्स की बुक्स में या बिजनेस की बुक्स में इस तरह की ट्रांजैक्शन के लिए वर्ड बार्टर सिस्टम यूज करते हैं। बार्टर सिस्टम का मतलब है कोई करेंसी नोट, कोई कागज का टुकड़ा, कोई सिक्का, कोई कॉइन, इस तरह की कोई भी फैसिलिटी नहीं है जिसके जरिए खरीदो फरोख्त की जा सके। लोग गुड्स को गुड्स के साथ डायरेक्टली या गुड्स को सर्विसेज के साथ एक्सचेंज कर रहे हैं। Okay, then bartering was first step of humans toward current day complex trading. अब देखें, ये आज से 2000 साल पहले या 3000 साल पहले की सिचुएशन है, लेकिन बार्टरिंग सिस्टम जो है या बार्टर सिस्टम जो है, ये पहला स्टेप था इंसान का तजारत की तरफ। बार्टर सिस्टम से कई हजार साल पहले दुनिया में ये भी एग्जिस्ट नहीं करता था। लोग इतनी इतनी दूर की लोकेलिटीज में होते थे कि लोग, या टाउन्स छोटे छोटे, कि यहाँ से कई 100 मील दूर चंद 100 लोग रहते हैं, वो वहीं पे रहते हैं, वहीं अपनी जरूरियात पूरी करते हैं। वो आप कह लें खुद कफील किस्म का सेटअप है। ट्रांजैक्शन का कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि हम किसी गुड के बदले में गुड भी ट्रांजैक्ट कर सकते हैं। तो बार्टर सिस्टम एक तरह से आज की जो कॉम्प्लेक्स या आप कह लें एडवांस्ड बिजनेस वर्ल्ड है, उसका बुनियादी स्टेप था कि कम से कम एक्सचेंज होना शुरू हो गया है। अब उस एक्सचेंज से आगे फिर हम आज तक की दुनिया तक कैसे पहुंचे हैं, इसको हम 3-4 क्वेश्चंस में जो है वो अंडरस्टैंड करेंगे। ओके, डेफिनेशन ऑफ मनी, यहां पर भी हम 2 डेफिनेशंस करेंगे। आगे चल के एक और टॉपिक में भी दोबारा डेफिनेशन रिपीट भी करेंगे, क्योंकि 2 जगह इसकी जरूरत है। ओके, एन ऑफिशियली इशूड लीगल टेंडर यूज्ड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। गवर्नमेंट की तरफ से इशू किया गया कोई भी ऑफिशियल टेंडर कागज का भी हो सकता है, सिक्का भी हो सकता है, कॉइन भी हो सकता है। तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी लीगली इशू किया गया टेंडर जो है, जिसको लोग मीडियम ऑफ एक्सचेंज, तबादले की बुनियाद या तबादले के लिए टूल के तौर पे इस्तेमाल करें, उसको हम मनी कहते हैं। और यूजुअली आजकल की दुनिया में मनी जो है वो साफ जाहिर है कॉइन्स एंड करेंसी नोट्स की शक्ल में कॉमनली अवेलेबल है। देन another definition, जिसको आप कह लें ज्यादा मोर एक्यूरेट डेफिनेशन ऑफ मनी कहा जाता है, एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। कोई भी ऐसी चीज जिसको जनरली एक्सेप्ट कर लिया जाए एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड ऑल्सो परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ वैल्यू एंड स्टोर ऑफ वैल्यू। जिस चीज में ये 4 बातें होंगी उसको इकोनॉमिक्स मनी कहता है। नंबर 1, जनरली एक्सेप्टेड। आप बाजार चले जाएं, किसी शॉप पे जाके, किसी चीज की शॉप हो, आप उससे जो वो प्रोडक्ट बेच रहा है वो खरीदें और बदले में जिस चीज को वो इजीली एक्सेप्ट कर ले, ये पहली खूबी है उसकी, जनरली एक्सेप्टेड। नंबर 2, एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, लोग उसके जरिए खरीदो फरोख्त करते हो, अशिया को खरीदते भी हैं, अशिया को बेचते भी हैं, सर्विसेज को खरीदते भी हैं, बेचते भी हैं। एंड ऑल्सो परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ वैल्यू, और गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू मेजर करने का काम भी वही करे। मसलन मैं आपसे पूछूं, आपके पास मोबाइल फोन है, इसकी वैल्यू क्या है, यू विल टेल 10,000 रुपीज, 20,000 रुपीज, यानी आप मनी फॉर्म में इसकी वैल्यू बता रहे हैं कि इसकी वर्थ 20,000 यूनिट ऑफ मनी है, 10,000, 20,000 यूनिट्स ऑफ रुपी।
मैं आपसे पूछता हूं जी आपने घड़ी पहनी हुई है, इसकी वैल्यू क्या है? यू विल से 2000 रुपीज, ये 2000 रुपए की है जी। आपने शूज पहने हुए हैं, व्हाट इज द वर्थ या वैल्यू ऑफ शूज? आप कहते हैं जी फॉर एग्जांपल 500 रुपीज। तो एक्चुअली हम पैसे से गुड्स या सर्विसेज की वैल्यू मेजर करने का काम भी लेते हैं। और चौथा पॉइंट, एंड स्टोर ऑफ वैल्यू। और आप किसी चीज की वर्थ को अगर लंबे अरसे तक 2 4 5 साल तक स्टोर करना चाहते हैं तो पैसा आपके लिए, मनी जो है वो आपके लिए वैल्यू को स्टोर करने का काम भी करेगी। मसलन आपके पास फॉर एग्जांपल कपड़ा है, शूज हैं, आप मैन्युफैक्चरर हैं, प्रोड्यूसर हैं, आप कोई भी गुड प्रोड्यूस करके बेचते हैं, तो आप, या आप फार्मर हैं, आप कोई फसल वेजिटेबल प्रोड्यूस करते हैं, अब आप उसको फौरी तौर पे बेचेंगे तो है, वरना तो वो 10 15 दिन में, 20 दिन में खराब हो जाएगी जब तैयार हो गई है फसल। तो आप अपनी वेल्थ को, दौलत को, वैल्यू को स्टोर करना चाहते हैं 1 साल 2 साल के लिए, तो आप वो वेजिटेबल बेच दें, उसके बदले में पैसा आपके पास आ जाएगा। वो पैसा करेंसी की शक्ल में आप अपने पास स्टोर कर लें, उसे बेशक 6 महीने बाद यूज कर लें, 1 साल बाद यूज कर लें। तो सिंपली वैल्यू को स्टोर करने का काम भी जो है ये करेगी। तो टोटल 4 चीजें हैं। जनरल एक्सेप्टेबिलिटी है, लोग उसको आम कबूल कर लेते हैं, जहां पर भी आप जाके कुछ खरीदें उसके बदले में पैसे दें वो वसूल कर लेते हैं। तो जिस चीज में भी जनरल एक्सेप्टेबिलिटी हो और वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे इस्तेमाल में आए, स्टैंडर्ड ऑफ वैल्यू, गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू मेजर करने का काम उससे लिया जा सके। लैपटॉप की वैल्यू 50,000, मल्टीमीडिया की वैल्यू 60,000, शूज की वैल्यू 500, शर्ट की वैल्यू 2000, वट और स्टोर ऑफ वैल्यू, और वो वैल्यू को, वेल्थ को स्टोर करने में इस्तेमाल की जा सके। जिस शय में भी, वो कागज का टुकड़ा हो, वो किसी धात का बना हुआ टुकड़ा हो, वो सिक्का हो, कॉइन हो, जिस शय में, जिस टेंडर में, जिस डॉक्यूमेंट में भी ये 4 खूबियां पाई जाती हैं, उसको प्रोफेसर क्रॉथर कहता है कि दैट इज मनी, जिसमें भी ये चारों चीजें पाई जाए। ओके, देन ये 2 वर्ड हम आगे चल के बार बार यूज भी करेंगे और ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी आ जाते हैं। लिक्विडिटी क्या है और इंटरेस्ट रेट क्या है, इन दोनों को हम यहां पे डिफाइन कर लेते हैं। लिक्विडिटी किसे हम कहते हैं? द डिग्री टू विच एन एसेट कैन बी कन्वर्टेड इनटू ट्रेडेबल वैल्यू। कोई एसेट कितनी जल्दी तजारत में इस्तेमाल किया जा सकता है, कोई एसेट कितनी जल्दी ट्रेडेबल वैल्यू में कन्वर्ट हो सकता है, इसको लिक्विडिटी कहा जाता है किसी भी एसेट की। द मोस्ट लिक्विड एसेट इज कैश। मसलन एसेट की कई शक्लें हैं, कैश शक्ल में है, गोल्ड की शक्ल में एसेट हो सकता है आपका, प्रॉपर्टी की शक्ल में, गाड़ी की शक्ल में, बिजनेस की शक्ल में एसेट्स हो सकते हैं। तो इन तमाम एसेट्स में हम कैश को सबसे ज्यादा लिक्विड एसेट कहते हैं। उसकी वजह क्या है? आपने 10th ग्रेड में या 8th ग्रेड में लिक्विड की डेफिनेशन पढ़ी होगी, वैसे तो और भी डेफिनेशंस है, लेकिन एक सिंपल डेफिनेशन, लिक्विड इज दैट सब्सटेंस you put in a container and the liquid will get the shape of that container। यानी आप उसे ग्लास में डाल दें तो उसकी शेप ग्लास जैसी हो जाएगी, आप उसे जग में डाल दें, यानी आप जिस फॉर्म में उसे कन्वर्ट करना चाहें लिक्विड को, उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं। सॉलिड को आप इस तरह नहीं कर सकते कि सॉलिड मैटर आप उठा के ग्लास में डालें तो वो ग्लास की शेप का नहीं हो जाएगा, वो अपनी शेप में ही रहेगा। लेकिन लिक्विड में ये खूबी होती है कि उसकी शेप अकॉर्डिंग टू कंटेनर हो जाती है, यानी वो अपनी शेप को जल्दी कन्वर्ट कर लेता है। बिल्कुल उसी वजह से हम यहाँ पे कहते हैं कि तमाम एसेट्स में से सबसे जल्दी अपनी शक्ल तब्दील करने वाला कैश है। आप बाजार चले जाएं, उस कैश से आप मोबाइल खरीद लें तो वो मोबाइल में कन्वर्ट हो जाएगा, आप उसी कैश से लैपटॉप खरीद लें, वो लैपटॉप में कन्वर्ट हो जाएगा, आप उसी कैश से शूज खरीद लें, कपड़े खरीद लें, आप कैश की शक्ल जब तब्दील करना चाहें कर सकते हैं। तो ऑल दी एसेट्स में हम कैश को मोस्ट लिक्विड एसेट कंसीडर करते हैं। ओके, अब जरा इंपॉर्टेंटली एक बात समझें, इस लिक्विडिटी को हम लिंक करने जा रहे हैं इंटरेस्ट रेट के साथ। दोज हु वांट लेस लिक्विडिटी विल लेंड मनी टू दोज हु वांट मोर ऑफ इट। देखिए मेरे पास कैश है, फर्ज करें मैं अपनी इस महीने की इनकम में से 10,000 रुपए सेव कर लेता हूं, मेरे पास कैश पड़ा हुआ है। अगर मैं ये 10,000 अपने पास नहीं रखना चाहता फिलहाल, मैं कहता हूं मुझे इसकी फौरी जरूरत नहीं है, मुझे ये 10,000 चाहिए 2 साल के बाद, आई डोंट वांट लिक्विड एसेट, यानी मैं लिक्विड फॉर्म में अपना एसेट नहीं रखना चाहता, तो मैं लेंड करने को तैयार हूं, मुझसे कोई भी बोरो कर ले, उस बोरोड अमाउंट पे मुझे कोई सालाना एनुअल इंटरेस्ट दे दे। अब मुझसे बोरो कौन करेगा? जिसको फौरी कैश चाहिए, उसने शायद कैश इन्वेस्टमेंट में यूज करना हो या कंजम्पशन में यूज करना है। तो एक तरफ बोरोवर है, एक तरफ लेंडर है।
लेंडर वो शख्स होता है जिसके पास फालतू कैश है, वो फिलहाल उस कैश को यूज नहीं करना चाहता, वो कहता है लिक्विड शक्ल में मेरे पास एसेट ना भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने फौरी तौर पे यूज ही नहीं करना। दूसरी साइड पे बोरोवर है जो कि उस अमाउंट को बोरो करना चाहता है क्योंकि उसे कैश की जरूरत है, वो उस कैश को यूज करेगा। अगर वो इंडिविजुअल है तो वो अपनी कंजम्पशन में यूज कर लेगा, अगर वो इन्वेस्टर है तो वो बिजनेस में इन्वेस्ट कर देगा बोरो करके अमाउंट। तो बेसिकली लेंडर वो शख्स है जो लिक्विडिटी को कम प्रेफर कर रहा है, बोरोवर वो शख्स है जो लिक्विडिटी को ज्यादा प्रेफर कर रहा है। देन ये जो लिक्विडिटी की हमने ट्रांजैक्शन बिटवीन लेंडर एंड बोरोवर सेंस बताई है, द अमाउंट चार्ज एज ए परसेंटेज ऑफ प्रिंसिपल। अब जो शख्स लैंड कर रहा है 10,000 रुपए, वो कहेगा ठीक है मैं 1 साल के लिए आपको या 2 साल के लिए लैंड करने को तैयार हूं, लेकिन मैं इस पे एनुअल 5% अमाउंट चार्ज करूंगा। ये 10,000 रुपए हैं, इसका 5% फॉर एग्जाम्पल 500 रुपए बनते हैं, तो या 50 रुपए बनते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल ये 500 रुपए जो है वो आपने मुझे एनुअली इंटरेस्ट पे करना है, पहले साल भी 500 पे कर दें, दूसरे साल भी 500, और जब 2 ईयर कंप्लीट हो जाए तो 10,000 असल रकम भी मेरी वापस कर दें। तो ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट चार्ज की जाती है और आमतौर पे परसेंटेज में कोट की जाती है, इसको हम इंटरेस्ट कहते हैं। लेंडर चार्ज करेगा, बोरोवर को ये पे करनी पड़ेगी। इंटरेस्ट रेट्स आर टिपिकली पेड बैक ऑन एनुअल बेसिस। इंटरेस्ट रेट की कैलकुलेशन एनुअल होती है, पेमेंट बाई एनुअल भी हो सकती है, एनुअल भी, क्वार्टरली भी, इवन मंथली भी हो सकती है, इवन डे टू डे बुनियाद पे जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट की सेंस में भी हो सकती है कि डेली इंटरेस्ट भी पे किया जा सकता है। लेकिन इंटरेस्ट रेट जो हम कोट करते हैं ना कि मसलन बैंक से कर्जा मिल रहा है जी 15% पे, इसका मतलब है बैंक एनुअली 15% चार्ज करेगा। अब वो उसको 12 महीनों में डिवाइड करके उस एनुअल अमाउंट को डिवाइड करके 12 महीनों की पेमेंट में कन्वर्ट कर दे, 4-4 महीने की 3 पेमेंट्स बना दे, 3-3 महीने की 4 पेमेंट बना दे, 6-6 महीने की 2 पेमेंट, या वो कहे एनुअली एक ही जो है वो टोटल 15% की पेमेंट कर दे। तो परसेंटेज जो भी इंटरेस्ट रेट की काउंट की जाती है, इस वक्त पाकिस्तान में 7% इंटरेस्ट रेट है, इस वक्त पाकिस्तान में 10%। तो ये इंटरेस्ट रेट एनुअल कैलकुलेशन में परसेंटेज में बोला जाता है। तो ये 2 वर्ड इस चैप्टर में कई दफा यूज होने हैं, तो यहां पर हमने शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी आ जाते हैं। डिफाइन इंटरेस्ट रेट या व्हाट इज लिक्विडिटी डिफाइन कर दें, तो ये हमने यहाँ पे जो है वो क्लियर कर लिए। ओके जी, देन दोबारा हम प्रॉपर टॉपिक पे आ जाते हैं। 4 से 5 नंबर का टॉपिक, व्हाट आर द मेन प्रॉब्लम्स ऑफ बार्टर सिस्टम। देखिए हमने कहा आज से 2000 या 2500 साल पहले, 2500 साल पहले की दुनिया में बार्टर सिस्टम था। पूरी दुनिया जो है वो गुड्स को गुड्स से ट्रांजैक्ट कर रही थी, यानी कॉमन मैन बाजार जाता है, मार्केट्स बनी हुई हैं, जो उसके पास एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है, वो चावल है, गंदम है, कपास है, वो कोई चीज बनाना जानता है, लकड़ी की, रबड़ की, किसी भी चीज की, या उसके पास एनिमल है, जो भी उसके पास एक्स्ट्रा है जिसको वो ट्रांजैक्ट करना चाहता है, वो बाजार ले जाता है। बाजार में दूसरे लोग भी मौजूद हैं, उन सब के पास अपनी अपनी प्रोडक्ट्स हैं। आप जो लेना चाहते हैं, जो बेचना चाहते हैं, आप उसकी ट्रांजैक्शन एग्रीमेंट कर लेते हैं कि ये प्रोडक्ट मेरे पास है, ये आप ले लें, इसके बदले में इतना, जिस रेट पे आपकी कैलकुलेशन हो जाएगी, एग्रीमेंट हो जाएगा, उस पे ट्रांजैक्शन हो जाएगी। दिस वाज द सिस्टम जिसको हमने कहा बार्टर सिस्टम। अब उस जमाने को इमेजिन करते हुए हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कि बार्टर सिस्टम में कुछ बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स थे। वो प्रॉब्लम्स क्या थे या बार्टर सिस्टम के मेन इश्यूज क्या हैं? नंबर 1, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। सबसे पहला और मेन इश्यू जो बार्टर सिस्टम में आता था, फॉर एग्जाम्पल जो शख्स बाजार मार्केट जा रहा है, उसके पास एनिमल्स हैं, कोई भी एनिमल है, डॉग है, कैट है, फिश है, व्हाटएवर, कोई भी एनिमल है, वो एनिमल लेके चला जाता है मार्केट के, मैं इसके बदले में चावल लेके आऊंगा या मुझे इसके बदले में कपड़ा चाहिए घर के लिए। अब वो बाजार जाता है, अब वो पूरे बाजार में बंदा ढूंढ रहा है कि कोई ऐसा शख्स मिल जाए जिसके पास कपड़ा भी हो और वो मेरे पास जो एनिमल मौजूद है उसके बदले में कपड़ा लेने को तैयार भी हो जाए, वरना तो ट्रांजैक्शन ही पॉसिबल नहीं होगी। यानी जो चीज मुझे चाहिए, मुझे वो शख्स ढूंढना है, और फिर उस शख्स को ये एक्सेप्टेबिलिटी भी हो कि मेरे पास जो एनिमल है, वो कैट है, फिश है, या डॉग है, या व्हाटएवर, वो उसको एक्सेप्ट भी कर लेगा, ठीक है मुझे भी इसी की जरूरत है। तो दोनों तरफ नीड्स का मैच कर जाना, सबसे बड़ा तो मसला यही था कि आप बाजार तो गए हैं, कपड़े वाले 10 लोग खड़े हैं, वो कहते हैं जी हमने तो आपके पास कैट है, हम कैट के बदले में कपड़ा देने को तैयार ही नहीं है, ट्रांजैक्शन पॉसिबल ही नहीं है। तो सबसे मेन इश्यू जो है कि दोनों ट्रांजैक्शन करने वालों की जरूरियात आपस में मैच कर जाएं, ये बहुत डिफिकल्ट था। फिर दूसरा प्रॉब्लम, रेट ऑफ एक्सचेंज या लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू।
बाय चांस लेट अज्यूम आप बड़े लकी हैं, आपको वो पर्सन मिल गया, उसके पास कपड़ा है, वो कपड़े के बदले में आपसे कैट ले लेगा, कपड़ा आपको दे देगा। अब दूसरा प्रॉब्लम ये आ गया, वो कह रहे हैं मेरे कपड़े की वैल्यू ज्यादा है, मैं तो सिर्फ कैट के बदले में 2 मीटर कपड़ा ही दूंगा। आप कह रहे हैं नहीं मेरी कैट की वर्थ ज्यादा है, मैं तो इस कैट के बदले में 5 मीटर ही कपड़ा लूंगा। अब अगेन दोनों का एग्रीमेंट, कुछ स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट तो है नहीं कि भाई इतने मीटर कपड़ा एक कैट के बदले में या 2 के बदले में ट्रांजैक्ट होता है, जिसका जहां पे एग्रीमेंट हो जाए जो तो कोई स्टैंडर्ड मेजरमेंट, कोई कॉमन स्ट्रक्चर नहीं था। आजकल तो हमें ये फील ही नहीं होता, हमें पता है फलां कपड़ा 100 रुपए मीटर बिकता है, आप मार्केट की 50 में से किसी दुकान पे चले जाए, ज्यादा से ज्यादा फर्क क्या होगा, कोई 100 का नहीं देगा, 105 का दे देगा, या कम रेट करवा लेंगे, आप 90 में ले लेंगे। ये तो नहीं है कि 100 वाली प्रोडक्ट 2 में मिल जाएगी या 400 में मिलेगी। तो आजकल हमें इसलिए भी फील नहीं होता कि हम ट्रांजैक्शन मनी के थ्रू करते हैं, कॉइन्स, पेपर, करेंसी नोट यूज होते हैं, लेकिन उस वक्त ये ट्रांजैक्शन रेट सेट करना ये दूसरा बड़ा प्रॉब्लम है। ओके, देन आपको ऐसा पर्सन मिल गया, आपका कोई ट्रांजैक्शन एग्रीमेंट भी हो गया, लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। फिर दूसरा मसला है कि अब वो जो कपड़े का ताजर है, जो पूरे बाजार में कपड़ा बेचता फिर रहा है, शाम को वो आप कह लें 100 मीटर कपड़ा बेच के गया है, उसने एक बिल्ली ले ली है उसके बदले में, एक कुर्सी पड़ी हुई है उसके पास, 2 और उसने तो 10 किस्म की चीजें इकट्ठी कर ली हैं कपड़ा बेचते बेचते। अब वो इन 10 चीजों को उठा के लेके किधर जाए, इनको कहां संभाले, क्या करे। वो तो चाहता था मैं कपड़ा बेचूंगा, उसके बदले में जो मेरे पास आएगी अमाउंट, मैं उसको फ्यूचर में 6 महीने 4 महीने बाद फिर दूसरे कंट्री जाऊंगा, वहां से फिर कपड़ा ले आऊंगा। अब वो इन चीजों को उठा के कहां दूसरे कंट्री में जाता फिरेगा। तो दूसरा मसला कि आप अपनी वेल्थ को 2, 4, 6 महीने, साल के लिए स्टोर करना चाहते हैं, तो आपके पास 2 मुख्तलिफ कदम की प्रोडक्ट जमा हो गई हैं, आप उनको स्टोर, कोई खराब होने वाली चीज है, कोई वेजिटेबल है, कोई चावल है, कोई एनिमल है, कोई और चीज है, तो उनकी स्टोरेज का प्रॉब्लम बन रहा है। देन नेक्स्ट इशू डिविजिबिलिटी। फिर बहुत सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिनको डिवाइड करना पॉसिबल है, कपड़ा, चावल, गंदम, ये तो डिवाइड हो जाएंगी। आपको भी 1 मीटर कपड़े की ट्रांजैक्शन करनी है, काट लें, दे दें, 10 मीटर 2 मीटर कर लिया। अब एनिमल्स हैं, अब एनिमल अगर आप कह लें कि गोश्त की शक्ल में बेच रहे हैं, ट्रांजैक्ट कर रहे हैं, तो वो और सेंस है, जिंदा एनिमल की और सेंस है। बहुत से जानवर फिर जो है वो, जैसे मसलन ये जो हमने मुस्लिम कंट्रीज में डॉग, कैट, ये चीजें तो गोश्त की शक्ल में तो कभी भी ट्रांजैक्ट नहीं हो सकती, पीस वाइज ये तो पूरे का पूरा एनिमल ही ट्रांजैक्ट होगा। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं फिर कि आप हर चीज को डिवाइड करके नहीं बेच सकते। लार्जर आर्टिकल हैं, फर्नीचर है, एनिमल्स हैं, इनको आपने एज ए यूनिट ही बेचना है। अब आपको इतनी क्वांटिटी में कपड़ा नहीं चाहिए, मसलन आपके पास काऊ है, अब एक काऊ के बदले में 500 मीटर कपड़ा मिल सकता है, आपने 4 मीटर कपड़ा लेना है, सिर्फ 10 मीटर लेना है, तो वो ट्रांजैक्शन, इसमें प्रॉब्लम आ रहा है। देन डिफिकल्टी इन ट्रांसपोर्टेशन, जैसे मैंने पहले हाईलाइट किया कि वो कपड़े का ताजर है, वो दूसरे इलाके से या सिटी से आया है, वो कपड़ा बेचते बेचते उसने 10 किस्म की चीजें इकट्ठी कर ली हैं, अब वो इनको उठा के लेके कैसे जाएगा, ये मूवमेंट करना इसके लिए प्रॉब्लम बन गई है। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेल्थ जो है ये प्रॉब्लम था। तो ये 4-5 कॉमन इश्यूज थे। 5 नंबर का ही आमतौर पे ये क्वेश्चन आता है मैक्सिमम कि बार्टर सिस्टम के मेजर इश्यूज क्या हैं। तो यू में इमेजिन कि जब दुनिया में कॉइन्स और करेंसी नोट्स एग्जिस्ट नहीं करते थे, तो उस वक्त ट्रांजैक्शन करने में, कारोबार करने में जो है वो किस किस्म के प्रॉब्लम्स आते थे। जी एमन, क्या क्वेश्चन है भैया आपका? लैक ऑफ स्टोर वैल्यू एक दफा फिर बता दें। देखिए मसलन मिसाल के तौर पे हमने कहा कि आप कोई भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं ना, तो आप उसकी वैल्यू को लंबे अरसे तक स्टोर भी करेंसी की शक्ल में ही कर सकते हैं। मसलन आजकल की दुनिया से पहले समझे, फिलहाल हमारे पास करेंसी नोट्स हैं। आप फार्मर हैं, फर्ज करें आपने एक फसल उगाई, 10 एकड़ पे फसल लगी हुई है, आप चाहते हैं कि इसकी जो वैल्यू है, 10 एकड़ की फसल है, उसकी एक वर्थ है ना, आप चाहते हैं कि इस वर्थ को मैं 2 साल के लिए स्टोर कर लूं, मैंने 2 साल के बाद एक गाड़ी खरीदनी है, मुझे उसके लिए पैसे चाहिए होंगे। तो आजकल तो कोई इश्यू नहीं है, आप 10 एकड़ की फसल काटें, जब तैयार हो जाए तो उस फसल को मार्केट में बेचते हैं, आपको कैश शक्ल में 2, 3, 4, 5 लाख रुपया मिल जाएगा। आप वो 5 लाख रुपया कैश घर में रख लें, अगले साल फिर फसल लगाएं, फिर पैसे, यानी आप स्टोर ऑफ वैल्यू, आप किसी चीज को, वर्थ को स्टोर कर सकते हैं आजकल की दुनिया में। अब उस टाइम पे प्रॉब्लम क्या है, आपने फॉर एग्जांपल इसी तरह से कोई फसल उगाई है, उसको बेचा है, बदले में आप चावल लेके आ गए हैं, गंदम लेके आ गए हैं। अब गंदम को 2 साल तक स्टोर करना, वो तो शायद खराब होना शुरू हो जाए। आजकल आप इतना लंबा अरसा शायद स्टोर ना कर सके, तो आज से 2000 साल पहले तो फैसिलिटीज ही ना होने के बराबर थी। तो आपने जो चीज लेके आए हैं उसको आप 2 साल रखते हैं, वो खराब होना शुरू हो जाती है।
तो आप अपनी वेल्थ को, अपने एसेट को स्टोर नहीं कर पा रहे थे, यानी कि उस वक्त की ट्रांजैक्शंस में, उस वक्त के आप कह लें वेल्थ में लंबे अरसे तक स्टोरेबिलिटी की कैपेसिटी कम थी, लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू, यानी आप वैल्यू को ज्यादा अरसे तक स्टोर नहीं कर पा रहे थे। ओके जी, अब इस सिचुएशन में नेक्स्ट हमारे पास सिचुएशन देखें। अच्छा, ये हम पहले ये फंक्शंस ऑफ मनी का टॉपिक नहीं करेंगे, आप 2-3 पेज छोड़ के नेक्स्ट आ जाएं, काइंड्स ऑफ मनी। नहीं, एक सेकेंड मुझे जरा देखने दें। हाँ, एवोल्यूशन ऑफ मनी का चैप्टर टॉपिक होगा 2 या 3 पेजेस के बाद, उस पे आए, हम यहां से डिस्कस करेंगे। ओके जी, हाशिम आपका क्या क्वेश्चन है? सर बार्टर सिस्टम के फंक्शंस क्या है? बेनिफिट या जी, एडवांटेजेस फायदा जी, एडवांटेजेस नहीं होता कि इतने तो प्रॉब्लम्स तो सारे हैं, तो फिर होता किस तरह था ये, फिर लोग किस तरह करते थे? बिल्कुल, इसीलिए आप समझ लें कि वो हालात मुश्किल थे। इसीलिए देखें ना, अब नेक्स्ट टॉपिक हम करने जा रहे हैं, इसीलिए आज से 2000 साल पहले के इंसान ने सोचा कि बार्टर सिस्टम नहीं चल सकता, ये तो मजबूरन गुजारा करना पड़ रहा है। तो जैसे जैसे पॉपुलेशन दुनिया की बढ़ती चली गई, टाउन्स बनते गए, स्टेट्स बनती गई, तो इंसान को जरूरत महसूस होना शुरू हो गई कि भैया ऐसा तरीका को ढूंढें कि हमारा को कारोबार तजारत तो आसान हो ना, ये तो मुसीबत बनती जा रही है, कारोबार करना ही मुमकिन नहीं है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि बार्टर सिस्टम वाज नॉट फीजेबल। तो उसका नतीजा क्या निकला? इंसान ने, ह्यूमन बीइंग ने अल्टरनेटिव के तौर पे मनी को डेवलप किया है। बिल्कुल वही हम करने जा रहे हैं टॉपिक, एवोल्यूशन ऑफ मनी। इसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि बार्टर सिस्टम के जो प्रॉब्लम थे वो स्टेप बाय स्टेप कैसे रिजॉल्व हुए। अगर बार्टर सिस्टम में एडवांटेजेस होते, या आप कह लें वो ज्यादा अच्छा होता, तो आज भी दुनिया में बार्टर ही चल रहा होता ना। वो तो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन थी, उससे तो इंसान ने निकलना था। ठीक है, ओके जी। देन नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है एवोल्यूशन ऑफ मनी, यानी पैसे का इर्तिका। आजकल तो हमें तो फील नहीं होता, हमारे तो पॉकेट्स में करेंसी नोट्स हैं, बैंक्स में है, हमारा तो सारा निजाम ही करेंसी नोटों पे, कॉइन्स पे, सिक्कों पे चल रहा है, मनी पे चल रहा है। तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप लेके आ रहे हैं। हमने देख लिया बार्टर सिस्टम क्या था, उसमें मसाइल क्या थे। तो आज से 2000-2500 साल पहले के इंसान ने अल्टरनेटिव ढूंढने की कोशिश की कि भाई बार्टर सिस्टम नहीं चल सकता, ये तो प्रॉब्लम बनता जाना है। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, कारोबार में, तिजारत में इजाफा हो रहा है, तो ये तो प्रॉब्लम्स मजीद सीवियर होते जा रहे हैं। तो स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसेस चला है वो समझे। मनी एज डिफाइंड बाय समेल्सन और नॉर्डस, एनीथिंग दैट सर्व्स एज ए कॉमनली एक्सेप्टेड मीडियम ऑफ एक्सचेंज। सबसे सिंपल और 1 पॉइंट डेफिनेशन ऑफ जो समेल्सन है कि कोई भी ऐसी चीज जिसको लोग एज ए ट्रांजैक्शन मीडियम कबूल कर लें। यानी आप बाजार जाएं, आप किसी से चावल खरीदें, कपड़ा खरीदें, जूते खरीदें, एनिमल खरीदें, कुछ भी खरीदें, और बदले में आप उन सब को जो भी रिवॉर्ड के तौर पे करें, अगर वो सब उसे इजीली कबूल कर लें तो वो चीज मनी होगी। ओके, देन इसके लिए पहला स्टेप क्या था? कमोडिटी मनी। कमोडिटी मनी क्या है, इसको जरा समझे। यानी अगेन बार्टर सिस्टम है, 2500 साल पहले का टाइम है, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो पहली कोशिश पूरी दुनिया में अपने अपने इलाकों में क्या की गई, अपने अपने कंट्रीज में, commodity money system is where commodities are exchanged for making transaction. It is the oldest type and is also called barter exchange or simply barter system. barter system में ही रहते हुए, यानी still गुड्स या कमोडिटीज को ही ट्रांजैक्ट किया जाएगा, लेकिन कम से कम स्टैंडर्ड बनाना शुरू कर दिया गया। मसलन जिन इलाकों में जो प्रोडक्ट पूरा साल कॉमनली अवेलेबल रहता था उसको स्टैंडर्ड समझा जाने लगा। मसलन सब कॉन्टिनेंट में, इंडिया, पाकिस्तान में चावल, नमक, गंदम ये कॉमन चीज है, हमेशा से, आज से 2000 साल पहले भी यहां प्रोड्यूस होती थी, लोगों के खाने पीने में बेसिक प्रोडक्ट है। इसको स्टैंडर्ड बना लिया गया कि आप बाजार जाएं, आपके पास चावल है, आप चावल के बदले में कपड़ा खरीद लें, चावल के बदले में एनिमल खरीद लें। चावल हर कोई एक्सेप्ट कर लेता है, गंदम एक्सेप्ट कर लेता है, साल्ट, नमक एक्सेप्ट कर लेता है। यानी फिलहाल स्टिल कमोडिटीज पे हैं, लेकिन लोगों ने देखा कि गंदम की जरूरत तो पूरा साल रहती है, हर किसी को रहती है, तो मेरे पास गंदम का ढेर भी लग जाएगा कपड़ा बेच बेच के, तो मैं उस गंदम को दोबारा किसी और चीज के बदले में किसी और को दे के वसूल कर लूंगा। इसी तरह अरब इलाकों में डेट्स, खजूर जो है वो कॉमन है, फिर जौ, गंदम है यहाँ पे, वहां पे जौ जरा ज्यादा इस्तेमाल होता है, माल्ट हम जिसे कहते हैं, नहीं बार्ले आई थिंक। तो
बार्ले इसको स्टोर करना लोगों ने शुरू कर दिया, यानी इसके जरिए डेट्स के बदले में, खजूर के बदले में ट्रांजैक्शन हो रही है। अरब में खजूर सारा साल पड़ी रहती है, ड्राई भी वो साल, 1.5 साल, 2 साल तक भी रह जाती है, तो उसके बदले में ट्रांजैक्शन किसी इलाके में कुछ यूज होना शुरू हो गया, लेकिन स्टिल बार्टर सिस्टम ही है। इसको पहला स्टेप कहा गया कमोडिटी मनी। कम से कम हर इलाके में किसी खास कमोडिटी को मनी के तौर पे, ट्रांजैक्शन मीडियम के तौर पे इस्तेमाल किया जाना शुरू किया। अब इसमें एक दो प्रॉब्लम तो किसी हद तक सॉर्ट हो गए कि चलें एक स्टैंडर्ड बन गया जी, आपको पता चल गया है कि बाजार में इस क्वालिटी का कपड़ा जो है वो 2 किलो खजूर के बदले में मिल जाता है, फलां क्वालिटी का कपड़ा जो है वो 2 किलो 4 किलो गंदम के बदले में मिल जाता है, यानी किसी हद तक स्टैंडर्ड सेटिंग होना शुरू हो गई, प्राइस सेटिंग। लेकिन स्टिल ट्रांजैक्शन ऑफ वेल्थ, आपने कपड़ा बेचा है, हजारों मन गंदम है, अब वो आप कहां लेके जाएंगे? आप तो दूसरे शहर तिजारत करना जाना चाहते हैं, वहां से कपड़ा लाएंगे, बेचेंगे। तो कुछ प्रॉब्लम रिजॉल्व हुए, लेकिन स्टिल प्रॉब्लम्स हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या था? People tried many commodities as medium of exchange, but all of these commodities failed to fulfill desired obligations. Next step, metallic money. इंसान की आज से 2000 साल पहले, यानी 200-400 साल ये निजाम कमोडिटी मनी का चलता रहा, तो आज से 2000 साल पहले नेक्स्ट डेवलपमेंट कि अगेन कुछ प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गए, स्टोरेज करना भी मुश्किल है, गंदम चावल खराब हो रहे हैं, 2 साल तो चले स्टोर हो गया, तीसरे चौथे साल खराब हो जाते हैं, तो स्टिल लॉन्गर पीरियड के लिए स्टोरेबिलिटी नहीं है। तो अगली कोशिश इंसानों ने अपने अपने इलाकों में क्या की? मेटल। लोगों ने देखा लोहा है, सोना है, चांदी है, तांबा है, ये मेटल्स ऐसी हैं, इनमें से कुछ मेटल जल्दी खराब हो जाती हैं। लोहा है, जंग लग जाता है। तांबे को आप कह लें अगर लोहा 2 साल में खराब होता है, तांबा शायद 6 साल में, 10 साल में खराब हो। कुछ मेटल्स ऐसी हैं उनको 100-100 साल तक, गोल्ड है, सिल्वर है, चांदी और सोना है, सोने का सिक्का आप 1000 साल भी कहीं रख देना, उसको जंग लगना है ना, उसको उसने डिसॉल्व होना, कुछ भी नहीं हो रहा। तो लोगों ने मेटल्स को स्टैंडर्ड बनाना शुरू कर दिया और दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में मेटल के सिक्के बनने शुरू हो गए, जिसको आजकल हम कॉइन्स कह देते हैं। तो अराउंड 2000 या 2500 ईयर अगो पीपल स्टार्टेड यूजिंग सिल्वर, गोल्ड एंड एनी अदर, भी आप एग्जांपल दे सकते हैं, कॉपर भी, आयरन भी, और भी, एज ए मेटेलिक मनी। तो लोगों ने मेटल के सिक्के बनाकर, और फिर उसमें हर इलाके की जो बादशाहत होती थी, मतलब बर्रे सगीर में जो भी किंगशिप थी, यहाँ पे कॉइन उनकी वो मेल्ट करके उनके प्रिंट होने लग गया, तस्वीर बनने लग गई, फलां चीज है, कोई ना कोई साइन बना दिया जाता, बादशाह का नाम लिख दिया जाता। यूरोप ने, इटली में, चाइना में, अपने अपने इलाकों में जो जहां की बादशाहतें थी, जो भी किंगडम्स थी, उन्होंने अपने अपने कॉइन्स बनाने शुरू कर दिए। अब ये कॉइन्स काफी हद तक स्टेबल हो गया निजाम। इसमें लो क्वालिटी कॉइन्स भी हैं, यानी तांबे, कॉपर के इस तरह के कॉइन, आयरन वगैरह के जो छोटी ट्रांजैक्शन में इस्तेमाल हो जाते हैं। उससे बड़ी ट्रांजैक्शन है, सिल्वर ज्यादा वर्थ की चीज थी, उसकी ट्रांजैक्शन, गोल्ड हायर स्टैंडर्ड पे चली गई, बड़ी ट्रांजैक्शन के लिए गोल्ड के सिक्के इस्तेमाल होना शुरू हो गए। तो दिस वाज द मैकेनिज्म। ये आप कह लें आज से 2000 साल पहले तकरीबन ये निजाम शुरू हुआ, और आज से 300 साल पहले तक यही निजाम पूरी दुनिया में चलता रहा है। रफली 300 से 400 साल पहले तक पूरी दुनिया में सिक्के ही चलते रहे हैं। अरब इलाकों में उसको दिनार, अशरफी कह दिया जाता था, बर्रे सगीर में उन्हें सिक्के कह दिया जाता था, इंग्लैंड कंट्रीज में कॉइन्स कह दिया। फिर इन चीजों के वजह से आप कह लें काफी हद तक ये आसानी हो गई कि अब गोल्ड तो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है, पूरी दुनिया में आप कहीं भी ले जाएं गोल्ड को चेक किया जा सकता है, वेट कितना है, इसकी क्वालिटी किस लेवल की है। तो गोल्ड स्मिथ्स और इनके जरिए जो है ये निजाम चलना शुरू हो गया कि आप यहाँ से यूरोप से यहाँ आते हैं, बर्रे सगीर में तिजारत करते हैं, बदले में सोने के सिक्के आप जो है वो अपना प्रोडक्ट बेच के ले जाते हैं अपने कंट्री में जाके, आप एज ए गोल्ड उसे यूज कर लेते हैं, उसके बदले में अगेन प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो ट्रांजेक्शन होना शुरू हो गई। It was difficult to make large payments in the form of coins and to move it from one place to other place. अब बार्टर सिस्टम के तकरीबन सारे प्रॉब्लम रिमूव हो गए, सिर्फ 1-2 प्रॉब्लम्स रह गए। क्या प्रॉब्लम है? नंबर 1, सिक्के मैनेजेबल तो हो गए, लेकिन जो बड़ी ट्रांजैक्शन थी, अब एक सिक्का फर्ज करें जी 50 ग्राम का है, तो अगर आपने ज्यादा ट्रांजैक्शन की हैं, आपके पास आप कह लें 5 या 10 किलो के कॉइन्स इकट्ठे हो गए हैं, तो अब वो आप 10 kg 15 kg कॉइन कैरी कर रहे हैं, तो बाय वेटेज सिक्कों का प्रॉब्लम आना शुरू हो गया कि बड़ी अमाउंट्स को कैरी करना, एक जगह से दूसरी जगह जाना, इस किस्म का प्रॉब्लम आना शुरू हो गया। तो आप कह लें जिसकी वजह से अगेन फर्दर अल्टरनेटिव, तो आज से रफली 300 से 400 ईयर अगो जो है वो स्टार्टेड हुई पेपर मनी, कागज का करेंसी नोट।
पेपर मनी जो है, टू ओवरकम दीज प्रॉब्लम्स पेपर मनी वाज इंट्रोड्यूस्ड. Modern money or paper money which is used today has the least intrinsic value, easy to carry and easy to transfer. आजकल हम जो करेंसी नोट यूज कर रहे हैं, मतलब आपके पास पर्स में पॉकेट में 500 रुपए का कॉइन करेंसी नोट है, 1000 का, 5000 का, इस कागज के टुकड़े की अपनी इंट्रिंसिक वर्थ नहीं है, इसमें अपनी कोई वर्थ नहीं है. सोने के सिक्के में तो अपनी वर्थ है. आपके पास दुनिया की किसी गवर्नमेंट का सोने का सिक्का हो, आप उसको पिघला भी दें तो सोना तो बाय वेट सोना ही रहना है ना. गोल्ड ने तो गोल्ड ही रहना है. 10 ग्राम गोल्ड है, आप उसे 10 दिन चूल्हे पे रखें, 10 दिन बाद भी वो गोल्ड ग्राम के सेंस में वही होगा. तो टेक्निकली स्पीकिंग गोल्ड के कॉइन में एक खूबी थी कि उनकी अपनी इंट्रिंसिक, गोल्ड की अपनी वर्थ मानी जाती थी पूरी दुनिया में. लेकिन अब जो हम करेंसी नोट यूज कर रहे हैं, इनकी अपनी वर्थ कोई नहीं है. एक्चुअली इनकी बैक पे गोल्ड रखा गया है. ये जब हम फर्दर एक्सप्लेनेशन करेंगे, अभी हम दूसरी टॉपिक करने जा रहे हैं, उसमें ये भी हम क्लियर कर लेंगे कि क्या सेटअप है. तो दिस इज द मैकेनिज्म. एंड नाउअडेज बैंक मनी, जिसको हम क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स या आजकल बाजू का प्लास्टिक मनी भी कह देते हैं, और फिर इलेक्ट्रॉनिक मनी. इलेक्ट्रॉनिक मनी में आपका जैज कैश, इजी कैश, ऑनलाइन मोड्स जितने भी हैं, ये सारे इसमें आ जाते हैं. इज यूज्ड टू ओवरकम प्रॉब्लम फेस्ड बाय पेपर मनी. अब जो पेपर मनी के प्रॉब्लम्स हैं, अगेन अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन तो बिलियंस ऑफ रुपीज में चली गई हैं. गवर्नमेंट्स के दरमियान अरबों रुपए की डील्स हो रही हैं. तो अब आपने 100 अरब रुपए की पेमेंट करनी है वर्ल्ड बैंक को, 200 अरब रुपए की, 500 अरब की, तो 500 अरब के करेंसी नोट्स भेजना, मूव करना, पेमेंट्स, कैलकुलेशन, काउंटिंग, तो फिर आप उससे भी एडवांस तरीका प्लास्टिक मनी या इलेक्ट्रॉनिक मनी पे आ गए हैं. तो ये आज तक की डेवलपमेंट, या इसको हम कहते हैं एवोल्यूशन ऑफ मनी, के बार्टर सिस्टम जब दुनिया में कोई सिक्का या कॉइन एग्जिस्ट नहीं करता था, उस वक्त से लेके आज तक हम यहां तक कैसे पहुंचे हैं, ये टॉपिक हम यहां पे आज क्लोज कर रहे हैं. कल इंशाल्लाह जो है हम नेक्स्ट जो है, जहां से हमने बार्टर सिस्टम के प्रॉब्लम से स्किप करके इसको डिस्कस किया था, क्योंकि सीक्वेंस इस तरह बनता है, तो हम वहीं से इंशाल्लाह शुरू और फिर फर्दर डिस्कशंस करेंगे. तो आपका अगर कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी चीज हो, इन टॉपिक्स को पढ़ लें, तो कल इंशाल्लाह हम क्लास से पहले जो है इसको प्रॉपरली डिस्कस करेंगे. ओके जी, आज के लिए सफिशिएंट है.